welcome back to the Patel's e-learning zone associated with the US International Public School. So friends, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर। यस, मैंने स्किप किया था बिकॉज चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 जो है वो सब कुछ एक सीक्वेंस में जा रहा था। देन मैंने सीक्वेंस को ब्रेक ना करते हुए मैंने क्या किया, चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 को कॉम्बिनेशन में चला दिया। एंड देन आफ्टर अब जो चैप्टर नंबर 1 है बिल्कुल फ्रेश न्यू चैप्टर है। जो बच्चे पहले से नहीं पढ़ रहे थे वो लोग अब शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके लिए एक मौका है, वो लोग शुरुआत कर सकते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल उनके लिए नया है। अगेन आई विल से कि चैप्टर बहुत ही इजी है। ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर होगा तो इतना ज्यादा टफ चैप्टर आपको नहीं दिया होगा, बट देन स्टैटिस्टिक्स तो स्टैटिस्टिक्स होता है, फॉर्मूलाज आर ऑलवेज देयर। बहुत सारे फॉर्मूलाज है फ्रेंड्स, आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। अगर आप अच्छे से सारे फार्मूलाज लर्न हो जाते हैं देन तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप फार्मूलाज लर्न नहीं कर पाते हो देन आपको दिक्कतें होगी। बट आपको दिक्कत ना हो उसके लिए मैं हूँ। मैं हमेशा आपको हर एक फार्मूला 10 टाइम्स लिखने को दे दूंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लर्न हो जाएगा। ठीक है, मजाक कर रही हूँ, आप लोग खुद से ही लर्न कर लो तो अच्छा है, वरना फिर प्रॉब्लम होती है। अच्छा, लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ, लास्ट चैप्टर्स में हमने कुछ देखा, ऐसे प्रॉब्लम हुआ था कि मैंने आपको थियरी जो है सारी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जब भी मैं एक्सरसाइज के सम सॉल्व करवा रही थी और जब भी एक्सरसाइज की थियरी आई तो उस टाइम पे क्या हुआ फ्रेंड्स कि मैंने बहुत बार ऐसे रेफरेंस दे दिया कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में ये पढ़ा दिया, लेक्चर नंबर 2 में ये पढ़ा दिया। तो इस बार ऐसा ना हो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जब भी आपको भी ये थियरी एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उसी टाइम पे जो क्वेश्चंस है आपके सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम जाते हैं कि जिससे आपको बाद में थियरी जो है वो लिखनी है या नहीं लिखनी है, या किस टाइप से थियरी लिखनी है, क्या है क्या नहीं, वो समझ में ना आए, ऐसा कुछ हो नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। बिफोर दिस मैं आपको एक शॉर्ट में व्यू बता दूं कि व्हाट इज इंडेक्स नंबर। देन इंडेक्स नंबर क्या होता है, तो जब भी आपके पास कुछ करंट ईयर का डेटा है उसको आप कंपेयर करना चाहते हो फॉर एनी फिक्स्ड ईयर विच इज इन पास्ट, मतलब जो पास्ट में ऑलरेडी जो चीज हो चुकी है उसके साथ अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो देन इट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। बट इंडेक्स नंबर हमेशा परसेंटेज के साथ कैलकुलेट किया जाता है एंड दैट इज वाई इंडेक्स नंबर की जब भी आप डेफिनेशन लिखो तो आपको ऐसे लिखना है, द परसेंटेज चेंज इन द वेरिएबल ऑफ एनी आइटम, या फिर यस, परसेंटेज चेंज इन द वेरिएबल ऑफ एनी आइटम in the current year as compared to the fixed base year is called इंडेक्स नंबर फ्रेंड्स। तो यस, परसेंटेज चेंज लिखना बहुत ही जरूरी होता है फ्रेंड्स। आप 11th स्टैंडर्ड में इलास्टिसिटी पढ़े थे तब भी आपने परसेंटेज चेंज किया था, राइट तो दो चीजों के बीच का परसेंटेज चेंज जब कंपेयर करते हैं देन इट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर, राइट फ्रेंड्स। सो इंडेक्स नंबर कहाँ यूज होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। वन बाय वन थियरी ही हम देख लेते हैं। सेक्शन बी, आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका सेक्शन बी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देन योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्राइस रिलेटिव। फ्रेंड्स, प्राइस रिलेटिव का मतलब होता है जब भी आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस देखो एज कंपेयर टू द फिक्स्ड बेस ईयर, मतलब कि P1 अपॉन P0 लेंगे आप, मतलब कि जो भी आपका करंट ईयर का प्राइस है आपने उसको लिख दिया और साइड बाय साइड उसको डिवाइड कर दिया आपने। अगर पास्ट का जो भी डेटा आपके पास है, जो फिक्स ईयर का डेटा आपके पास है उससे डिवाइड करोगे तो इन दोनों का जो रिलेटिव चेंजेस आया, जो प्रपोर्शन आया चेंज का कंपैरिजन से, उसको हम बोलेंगे प्राइस रिलेटिव। Is it clear friends? Second जो क्वेश्चन है वो है which method is more suitable to compare the changes in the variable at two different time period। कौन सी मेथड जो है वो हमको ज्यादा सूटेबल होगी, तो अगर जब दो डिफरेंट पीरियड के लिए हमको कंपैरिजन करना है देन रिलेटिव मेथड हमको ज्यादा ये काम आएगी। रिलेटिव मेथड क्या होती है, इसके कंपेयर में कितना चेंज, इसके कंपेयर में कितना चेंज। मान लो लास्ट ईयर आपका रिजल्ट 60% था एंड करंट ईयर आपका रिजल्ट 66% आया, देन आपको बोला जाएगा कि कंपेयर करो कि आपका रिजल्ट जो है वो क्या हुआ।
देन व्हाट यू विल से, आप कहोगे कि मेरे 6% इंक्रीज हुए। बट ये जो 6% इंक्रीज हुए ऐसा आपने बोला, वो क्या है फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट कितने परसेंट बढ़े ये है, बट एब्सोल्यूट से इतना ज्यादा पता नहीं लगता फ्रेंड्स। जब भी दो पीरियड के बीच में हमको कंपैरिजन करना है, तो मैं बोलूंगी आप रिलेटिव कंपेयर करो, लास्ट ईयर के परसेंटेज के कितने परसेंटेज बढ़े, देन यू विल से कि 10% बढ़े। 60% का 10% कितना हुआ, 6। समझ में आ रहा है। सो रिलेटिव का मतलब ऐसे होगा, एब्सोल्यूट मतलब जो फिगर बढ़ी वो, जबकि रिलेटिव मतलब आप परसेंटेज वाइज देखोगे उसके कंपैरिजन में कितना बढ़ा, तो उसको बोलेंगे हम रिलेटिव मेजर। कुछ पल्ले पड़ा, फिर से एक बार समझाती हूँ। से फोर कि मान लो कि शुगर है, शुगर का प्राइस जो है 1 kg का 40 रुपीज पर केजी है, और मान लो कि ये प्राइसेस लास्ट ईयर 40 रुपीज थी और करंट ईयर में 45 रुपीज हो गए। करंट ईयर में इट काउंट्स टू 45 रुपीज। नाउ अब क्या बोलोगे कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितने रुपए बढ़ गए, देन आई विल से 5 रुपए बढ़ गए। कितने बढ़ गए, 5 रुपए। 5 रुपए क्या है फ्रेंड्स, ये एब्सोल्यूट फिगर है। ये क्या है, एब्सोल्यूट फिगर है। ठीक है, अब इसको मैं बोलूं कि रिलेटिवली कितना बढ़ा, अगर रिलेटिवली देखना चाहे तो 5 रुपए से तो कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर सेम चीज मैं बोलूं कि सॉल्ट जो है 30 रुपीज पर केजी आता था, और अब मान लो कि वो हो गया 35 रुपीज का, तो वो भी सेम आप बोलोगे कितना इंक्रीज हुआ शुगर में एंड सॉल्ट में, आप बोलोगे 5-5 रुपए का। तो क्या फ्रेंड्स दोनों का जो इंक्रीमेंट है प्राइस का वो सेम हुआ, नो। व्हाई, बिकॉज जब शुगर का प्राइस 40 था और 5 बढ़ा, और उसका सॉल्ट का 30 था और 5 बढ़ा, तो रिलेटिवली किसका प्राइस ज्यादा बढ़ा, सॉल्ट का ना। समझ में आ रहा है। ऐसे एब्सोल्यूट देखो तो दोनों में 5 रुपए बढ़े, बट रिलेटिवली देखो तो सॉल्ट की प्राइस ज्यादा बढ़ी है एज कंपेयर टू शुगर। समझ में आया। सो जब भी ऐसे दो पीरियड के बीच में हमको एक ही चीज के लिए दो पीरियड के बीच में हमें कंपैरिजन करना होता है, इन दैट केस आपके पास रिलेटिव मेथड जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड सबसे ज्यादा सूटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। आपको इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना था रिलेटिव मेथड का, दैट्स ऑल। Third question is the quantity index number of any item for 9 certain year is nahi, for a certain year is 130, interpret it। मतलब किसी भी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर अगर 130 है तो इसको हमें क्या करना है, इंटरप्रेट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे सिंपल हमने बहुत सारे इंटरप्रिटेशन आज तक कर लिए। R इज इक्वल्स टू अगर 0.9 आंसर आया, देन आप इंटरप्रेट करके बताते थे कि देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, नो सॉरी, देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आंसर एग्जैक्टली +1 आया, देन यू विल से कि देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ में आ रहा है। इवन जब बी आता था रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो उस टाइम पे भी उसका इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हो पाता था कि जब x में 1 यूनिट का चेंज होता है तो y में b यूनिट का चेंज होता है, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इंटरप्रिटेशन होता है फ्रेंड्स। अगर आपका आंसर 130 आता है तो आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो कुछ ऐसा कहेगा कि जो भी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है उसमें 30% का इंक्रीज हुआ। मीन्स जो भी आंसर आया फ्रेंड्स उसमें से आप 100 लेस कर दो, 100 के बियॉन्ड जो भी आया ना वो आपका इंक्रीजिंग परसेंटेज है। अगर आपका आंसर 250 आता, दैट मीन्स कि 150% का इंक्रीमेंट हुआ। अगर आपका आंसर 80 आता तो तो वहां पे 20% डिक्रीज हुआ ऐसा कहा जाएगा फ्रेंड्स। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज बेस ईयर। नाउ व्हाट इज बेस ईयर फ्रेंड्स, तो बेस ईयर का मतलब होता है आप जिसके भी साथ जो भी ईयर के साथ जो भी पास्ट के पीरियड के साथ
डेटा को कंपेयर कर रहे हो उसको बेस ईयर बोलते हैं। ये बेस ईयर सिलेक्शन बहुत ध्यान से होता है। क्या क्या इस बेस ईयर सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान रखना होता है वो सेक्शन सी में क्वेश्चन आ जाएगा, सेक्शन सी या डी में। तो उस टाइम पे मैं बेस ईयर के ऊपर ज्यादा चर्चा करूंगी। हाल फिलहाल बेस ईयर इज अ पास्ट ईयर और अ फिक्स्ड ईयर कि जिसके साथ हम डेटा को कंपेयर कर रहे हैं। करंट ईयर के डेटा को जिसके भी साथ कंपेयर कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे बेस ईयर। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राइट द फॉर्मूला फॉर द कन्वर्जन ऑफ द चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू फिक्स्ड बेस नंबर। नाउ कन्वर्जन क्या होता है फ्रेंड्स? आपको अभी तो फिक्स्ड नहीं पता है, चेन नहीं पता, कुछ नहीं पता। हाल फिलहाल आप पीछे फॉर्मूला वाली लिस्ट से जाके ये वाला फॉर्मूला कॉपी कर देना। जब भी इसके सम्स करवाऊंगी डेफिनेटली इस फॉर्मूला को अच्छे से समझाऊंगी। अभी हाल फिलहाल आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना, लिखने के लिए लिख देना। समझाऊंगी मैं जब भी इसका कन्वर्जन वाले सम्स करवाऊंगी तो उसी के साथ सारे फॉर्मूलाज भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज हैं, मैं फॉर्मूलाज एक साथ नहीं पढ़ाऊंगी। जैसे जैसे हम अलग अलग सम्स करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको वन बाय वन उसके फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करती जाऊंगी, जब जब जैसे जैसे जरूरत पड़े तब तब। इज इट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफाइन इंडेक्स नंबर। तो मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ। द परसेंटेज चेंज इन द any item associated with any item in the current year as compared to the fixed year तो उसको कहेंगे हम इंडेक्स नंबर। तीन वर्ड आने बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन इज अ परसेंटेज चेंज, second word is in current year and third one is as compared to fixed year और base year आप ब्रैकेट में लिखोगे तो उसको कहेंगे हम इंडेक्स नंबर। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? समझा चुकी हूँ। कंपैरिजन करना है सिर्फ बेस ईयर के साथ, लास्ट ईयर नहीं बोलेंगे, बेस ईयर बोलेंगे। बिकॉज बेस ईयर मे बी लास्ट ईयर और मे बी उसका आगे का पुराना भी हो सकता है। मतलब हम जब प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है कि 2020 की प्राइस को हम 2019 के साथ भी करें या फिर तो 2020 की प्राइस को हम आजादी के टाइम के साथ भी कंपेयर करें कि आजादी से लेके अब तक शुगर की प्राइसेस में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। सो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि हम कंपैरिजन किसी भी पास्ट ईयर के साथ कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई आप फिक्स्ड बेस ईयर लिखो, पास्ट लास्ट ईयर मत लिखना, फिक्स्ड बेस ईयर लिखना। क्लियर? नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 पे। डिफाइन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर? इट्स नथिंग बट एग्जैक्टली लास्ट ईयर एक इंसान को अपने खाने पीने रहने के लिए और कपड़े के लिए, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब आप समझते हो, हमारे रहने के लिए जो कुछ कंजम्पशन कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस होते हैं उसका जो भी एक्सपेंसेस होता है उसका हम कंपैरिजन करते हैं फॉर द लास्ट ईयर के डेटा, या फिर बोलेंगे कि कोई भी फिक्स्ड बेस ईयर के साथ कंपैरिजन करेंगे और जो इंडेक्स निकालेंगे उसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इससे इससे ये पता लगता है फ्रेंड्स कि कितना हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। होप सो अब तक आप इन्फ्लेशन पढ़ चुके होंगे। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज। सो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए गवर्नमेंट ये इंडेक्स नंबर यूज करती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज वेट? वेट क्या होता है फ्रेंड्स? तो जब भी हम आप लोग गुडविल चैप्टर पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लोगे, आगे अकाउंट्स में आएगा। अगर आप वेट कर रहे हो कि मैं आपको गुडविल पढ़ाऊं तो आप कमेंट में लिखो, मैं आपके लिए गुडविल चैप्टर का भी वीडियो बना दूंगी फ्रेंड्स। ठीक है? तो ठीक है, वेट क्या होता है फ्रेंड्स? यस, तो वेट होता है आपको जब भी कुछ ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढना है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में आपकी अलग अलग कॉस्ट ऑफ लिविंग में अलग अलग चीजें आती हैं। लाइक आपके पास एक तो खाने की चीज का कंजम्पशन होगा, एक्सपेंस होगा, रेंट का एक्सपेंस होगा, फ्यूल का एक्सपेंस होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल एक्सपेंस दोनों ही काउंट करेंगे, प्लस जो घर पे हमारा क्या बोलते हैं उसको,
गैस स्टोव जो होता है उसमें भी फ्यूल यूज होता है, वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड कर लेंगे। क्लोथिंग के पीछे कितना एक्सपेंस होता है, अलग अलग चीजों के पीछे अलग अलग एक्सपेंसेस है। बट देन इस चीज का वेट कितना है, कौन सी चीज पे सबसे ज्यादा वेट है, कौन सी चीज के सबसे कम वेट है, तो उसके हिसाब से उसको वेट दिया जाता है। मतलब कि उसके इंपोर्टेंस के अकॉर्डिंगली उसको वेट दिया जाता है, उसको कहते हैं वेट। वेट दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। आगे चल के जब भी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कर रही हूँ व्हाट इज इम्प्लिसिट व्हाट इज एक्सप्लिसिट। हाल फिलहाल आपको सिर्फ वेट की डेफिनेशन लिखनी है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। what is implicit weight, आ गया क्वेश्चन। what is implicit weight, then we can say कि जब भी हम पर्टिकुलर कुछ दिखा नहीं सकते हैं, एग्जैक्टली नंबर शो नहीं करते हैं, नंबर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं। जैसे कि कुछ बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होगा जिसको मेजर नहीं कर पाएंगे जिसके वेट को, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट वेट। बट जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इसका परसेंटेज 10% है, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो 20% है, इसका इम्पोर्टेंस है वो 50% है, तो उसको एक्सप्लिसिट वेट बोलेंगे। बट अगर किसी को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इन न्यूमेरिक नंबर, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट वेट। सिंपल। अगर हम कोई वेट को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं बाय न्यूमेरिक नंबर, देन इट विल से इम्प्लिसिट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो फ्रेंड्स। नेम द इम्पोर्टेंट बेसिक टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेम द इम्पोर्टेंट बेसिक टेस्ट ऑफ index number. There are two important tests. First one is a time reversal and second one is a factor reversal. टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल। टाइम रिवर्सल का मतलब होता है हम कंपेयर करते हैं टाइम के साथ, लास्ट ईयर के कंपैरिजन को नेक्स्ट ईयर के कंपैरिजन के साथ, सॉरी करंट ईयर के प्राइस या करंट ईयर के डेटा को अगर हम कोई पास्ट के डेटा के साथ करते हैं, देन इट इज टाइम रिवर्सल। फैक्टर रिवर्सल मतलब हम दो अलग अलग चीजों को टेस्ट करते हैं, किसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया और किसका इंपॉर्टेंस कम हुआ, तो वो हो जाता है फैक्टर रिवर्सल फ्रेंड। मतलब कि अगर हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर रिवर्सल। दो टाइम पीरियड के बीच में करेंगे तो उसको बोलते हैं टाइम रिवर्सल। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो जो मेथड है या दो टेस्ट बोलो, या ये क्वेश्चन सिंपली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क एज इंपॉर्टेंट। यस ऑब्वियसली डिफाइन इंडेक्स नंबर एक था, दूसरा वेट जो था, वेट के टाइप्स मैंने बताया, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, वो वाला भी इंपॉर्टेंट है। और अगेन ये वाला जो अभी मैंने बोला कि टेस्ट कौन से इंडेक्स नंबर के, वो। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, सो थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट जो कहते हैं फ्रेंड्स कि व्हाट इज चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। नाउ चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर मतलब कि आपका जो बेस ईयर है वो कुछ फिक्स नहीं है, चेन है। चेन मतलब 20 में आप बेस ईयर लोगे 19, 20 में आप 2020 में बेस ईयर लोगे 2019 को, 2019 में आप बेस ईयर लोगे 2018 को, 2018 में बेस ईयर लोगे 2017 को। तो मतलब आपका चेन बेस चलता रहता है। फिक्स्ड बेस मतलब आप हर साल के डेटा को 1992 के साथ, कुछ खास था क्या 1992 में? यस ऑब्वियसली मैं आई थी। तो अगर आप हर साल के डेटा को 1992 के प्राइसेस के साथ कंपेयर करो तो वो हो जाता है फ्रेंड्स फिक्स्ड बेस। अगर आप हर ईयर के जो एग्जैक्टली प्रोसीडिंग है आप उससे अगर उस कंपैरिजन करते हो, देन इट विल से कि वो होता है आपका चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स। द प्राइस इंडेक्स नंबर of oil is rupees 50, whether this statement is true or false. It is absolutely false. Why? Because यहाँ पर रुपीज का सिंबल दिया है जो कि नहीं आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आगे भी शायद हमने उसमें कोरिलेशन वाले चैप्टर में शायद देखा था कि वहां पे बोला गया था कि किसी का
आंसर जो है वो ₹1 आ रहा है, तो वो सही है या गलत है? तो डेफिनेटली गलत था, बिकॉज आर के साथ कभी भी यूनिट नहीं लगता है, और ऐसे ही इंडेक्स नंबर के साथ भी कभी भी यूनिट नहीं लगेगा। यहाँ पर ₹500 लिखा है, देन दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स, बिकॉज इंडेक्स नंबर इज एन यूनिट फ्री मेजर, उसके साथ कभी कोई यूनिट नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे ₹500 लिखा है, एंड दैट इज वाई इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडेक्स नंबर इज, अच्छा आपको सिर्फ इतना लिख देना है कि द स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड यू आर गुड टू गो फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच index number is used to find the rate of inflation। rate of inflation क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रीफली बता देती हूँ। वैसे तो इसका डिस्कशन जो है सबसे ज्यादा होगा आपका इकोनॉमिक्स में। अच्छा, फॉर्मूला आप अगेन कॉपी पेस्ट कर लेना, मैं बोल के ऐसे फॉर्मूला बताऊंगी मतलब नहीं है, ऐसा मत बोलना कि मैम को नहीं आता होगा, आता है, बट मैं बोलूंगी मतलब ही नहीं है, आपको उधर से देख लेने का है। सिंपल कंपैरिजन है कि 2 साल के बीच में कितना परसेंटेज प्राइस इंक्रीज हुआ। सो प्राइस इंक्रीमेंट, भाव વધારો जो बोलते हैं हम, महंगाई बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का अगर आप बहुत ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन चाहते हो, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फ्रेंड्स, उसके ऊपर भी मैं एक स्पेसिफाइड इन्फ्लेशन का वीडियो बना दूंगी, तो जिससे आपको इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। हाल फिलहाल के लिए इन्फ्लेशन को मैं सिर्फ इतना डिफाइन करूंगी, इन्फ्लेशन इज नथिंग बट प्राइस राइज इन ऑल द सेक्टर्स। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? बस, ज्यादा आप अगर कुछ जानना चाहते हो तो आप अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 भी रिफर कर सकते हो। एंड समझ नहीं आता क्या करना है, मैंने बताया, कमेंट में बताना है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट जो है वो है, विच इंडेक्स नंबर इज यूज्ड इन इंडिया टू फाइंड द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंसेस। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, अगेन आई विल से कि दिस क्वेश्चन इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ढूंढा जाता है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के थ्रू कितना हमारा डियर, अरे सॉरी यार, सबसे पहले डियरनेस अलाउंसेस क्या होता है मैंने यही नहीं बताया आपको। डियरनेस अलाउंसेस का मतलब होता है कि हर साल जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उसके क्या बोलते हैं, सैलरी जो होती है उसमें कुछ इंक्रीमेंट्स आते हैं। ये इंक्रीमेंट्स किस अकॉर्डिंगली होंगे फ्रेंड्स, तो वो डियरनेस अलाउंसेस के अकॉर्डिंग होंगे। डियरनेस दैट डजंट मीन कि बहुत ही, जिसको प्यारा अलाउंसेस बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। ये सिंपली जो भी आपका प्राइस बढ़ रहा है उसके हिसाब से आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट देना है गवर्नमेंट को, वो एक फिक्स करते हैं गवर्नमेंट। और ये किसके बेसिस पे करते हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से कहता है। मतलब कॉस्ट आपका जितना, कॉस्ट ऑफ लिविंग जितना भी आपका बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट आपका डियरनेस अलाउंसेस बढ़ाएगी, अल्टीमेटली आपकी सैलरी बढ़ जाएगी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब। प्राइवेट के लिए डीएनएस अलाउंसेस गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, वो प्राइवेट कंपनी डिसाइड करती हैं, और वो हमेशा से फिक्स ही होता है, चाहे प्राइस 10% बढ़े चाहे प्राइस 50% बढ़े, इंक्रीमेंट हमेशा 7-8 या मैक्सिमम 10% जितना ही होता है, ज्यादा उसमें कुछ इंक्रीमेंट नहीं मिलता। देन मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यू शुड प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब, बट जो भी रियलिटी है फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, state the main difference between fixed base and chain based method। मेन डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, तो फिक्स्ड बेस में जितने भी ईयर का आप इंडेक्स नंबर ढूंढोगे सब कुछ का कंपैरिजन एक के साथ होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया 1992 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो हो जाता है फिक्स्ड बेस। बट अगर आप हर एक साल बदलते रहते हो तो उसको चेन बेस बोलते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है कि फिक्स्ड बेस में बेस ईयर एक ही होगा, चेन बेस में बेस ईयर बदलता रहता है। बिकॉज चेन बेस मतलब चेन, राइट, इस साल को आगे के साथ कंपेयर करने का, आगे को फिर उसके आगे के साथ कंपेयर करने का। इज इट क्लियर?
सिंपल मैं बोलूँ, आपकी पूरी क्लास का रिजल्ट अगर एक लड़की के साथ कंपेयर किया जाता है तो उसको बोलेंगे फिक्स्ड बेस। बट मान लो कि आपका रिजल्ट आपके आगे वाले लड़के से, उसके आगे वाले का उसके आगे वाले लड़के से, अच्छा सबसे आगे है तो उसको लास्ट वाले लड़के से अगर कंपेयर कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे चेन बेस। सिंपल, चेन बनानी है तो चेन बेस, एक ही के साथ कंपेयर करना है फिक्स्ड बेस। तो यही इसके बीच का मेन डिफरेंस है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच मेथड डज द बेस ईयर चेंज एवरी ईयर। ऑब्वियसली अभी अभी बताया चेन बेस मेथड। विच इज अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेटेड मीन आएगा फ्रेंड्स, वेटेड मीन, या फिर आप वेटेड एवरेज भी लिख सकते हो या फिर वेटेड मीन भी लिख सकते हो, बट आपको वेटेड लिखना है, सिंपल नहीं लिखना है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे मीन थे, आप 11th में मुझे पता है पढ़ के आए हो, कंबाइंड मीन थे, फिर वेटेड मीन थे, बहुत सारे मीन पढ़ के आए, ज्योमेट्रिक मीन था, अरिथमेटिक मीन था, बट बेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर इज वेटेड मीन, याद रखना। एंड दी लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देन इस लेक्चर का एंड करेंगे। How should be the base year in the calculation of index number? बेस ईयर कैसा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बेस ईयर जो है वो हमेशा बहुत नेचुरल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी नेचुरल कैलेमिटीज, फ्री फ्रॉम एनी पॉलिटिकल इश्यूज, राइट्स या कुछ दंगल वंगल नहीं होने चाहिए। कुछ नेचुरल कैलेमिटीज मतलब सपोज मान लो कि कभी बाढ़ आया, फ्लड, एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारा कोई प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाया, एंड बिकॉज ऑफ दिस वो साल का तो प्राइस क्या होगा, हाई ही होगा। अरे सिंपल में बोलूं, मान लो कि आपके रिजल्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको कैसे ईयर के साथ कंपेयर करना चाहिए, जब आपने एकदम नेचुरल पढ़ाई करके आपका रिजल्ट अचीव किया है तब। अगर आप आपके 11th के रिजल्ट के साथ किसी भी रिजल्ट को करोगे कंपेयर, तो वो बेटर ही होने वाला है, बिकॉज आप 11th एबनॉर्मल ईयर था, आपका 11th एबनॉर्मल ईयर था कि जब आप विदाउट गिविंग एग्जाम पास हुए हो, उसके साथ आप कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा एक नेचुरल या जो बोले कि सारी एबनॉर्मलिटी से दूर परे हो ऐसा बेस ईयर सिलेक्ट करना चाहिए। समझ में आया? अब जिसमें बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, या बहुत फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, या कोरोना आया, तो ऑब्वियसली ऐसा ईयर होगा, तो इसमें प्रोडक्शन आप देखो कि 2020 को हम बेस ईयर कभी नहीं ले पाएंगे, बिकॉज ऑफ कोरोना एंड लॉकडाउन पीरियड। यू नो दैट फैक्ट्रीज आर क्लोज्ड, ऑल द कंट्री इज अंडर लॉकडाउन, तो उस टाइम पे प्रोडक्शन बहुत कम हुआ होगा। तो अगर 2020 के साथ इन फ्यूचर के कोई भी ईयर को कंपेयर करेंगे तो हमेशा बेस्ट रिजल्ट शो करेगा, बिकॉज 2020 इज अ नॉट नॉर्मल ईयर, तो हम 2020 को बेस ईयर नहीं ले पाएंगे, नेवर एवर। इतना समझ में आया फ्रेंड्स? सो बेस ईयर कैसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी एबनॉर्मलिटी, फ्री फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज, पॉलिटिकल इश्यूज या राइट्स, दंगल, कुछ भी उसमें नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? ऐसा होना चाहिए आपका बेस ईयर, जो बिल्कुल नॉर्मल हो। होप सो फ्रेंड्स, आपको सेक्शन बी की सारी थियरी समझ में आ गई होगी। छोटी छोटी थियरी आप लिख दो, आप अब मत पूछना कि थियरी लिखनी है। यस, थियरी लिखनी है। क्वेश्चन मैंने कितने करवाए, 18। आपको सभी 18 के 18 क्वेश्चन लिखने हैं, ज्यादा नहीं, 3-3, 4-4 लाइन के क्वेश्चन लिखने हैं, आपको आंसर लिखने हैं बस। क्वेश्चन लिखना है नहीं लिखना वो आप जानो। आपको लगता है नोटबुक अच्छी बनानी है, नोट्स अच्छी दिखनी चाहिए, लिखो। आपको लगता है मेरे को तो आंसर की जरूरत है, आंसर ढूंढ ढूंढ के लिख दो, नो प्रॉब्लम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन सी की थियरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।